नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं एन राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम लोग बीए पार्ट सेकंड का प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग ब्रिटेन के संविधान को पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वीडियो के व्याख्यान का, उसका नाम है ब्रिटेन का संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। तो हमें इस व्याख्यान के अंतर्गत इस यूट्यूब जो पॉलिटिकल साइंस का चैनल है बीएसआर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस, उसके अंतर्गत हमने जो वीडियो बनाया है जिस विषय को लेकर, वह है ब्रिटेन के संविधान को संयोग और विवेक का शिशु क्यों कहा जाता है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं कि ब्रिटेन का संविधान संयोग और विवेक का शिशु किस प्रकार है। यह बड़ा ही रोचक और महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि कई बार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, निबंधात्मक प्रश्न भी पूछे गए हैं और लघुत्तरात्मक या छोटे प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो इसको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और यह जानने समझने का प्रयास करना है कि ब्रिटेन के संविधान को संयोग और विवेक का शिशु कहने का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, इसकी व्याख्या किस प्रकार से की जाए। अगर ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए कि ब्रिटेन का संविधान संयोग और विवेक का शिशु है, इसकी व्याख्या कीजिए, तो हमें क्या क्या सामग्री इसके अंतर्गत लिखनी है, तो उन सभी बातों को हम जानने समझने का आज प्रयास करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। हमारा विषय ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह कथन कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है किसका है। तो एक विद्वान है लिटन स्ट्रेची, उन्होंने यह कथन ब्रिटिश संविधान के लिए कहा है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द चाइल्ड ऑफ विजडम एंड साइंस। सामान्यतः आप लोग जानते हैं कि किसी भी देश का जो संविधान होता है गंभीर सोच विचार के आधार पर गहन विमर्श के पश्चात योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत, अन्य कई देशों का संविधान इसी प्रकार से निर्मित हुआ है। लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है वह निर्मित संविधान ना होकर विकसित संविधान है और आपको पता है लगभग 1400 वर्षों के विकास के आधार पर इसने अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है। तो इस विकास प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि ब्रिटेन के संविधान में कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं और व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो संयोगवश विकसित हुई हैं, यानी परिस्थितियों ने और संयोगों ने उन्हें वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। यानी कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं संयोगवश या परिस्थितियों के वश विकसित हुई हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं ऐसी भी हैं जिन्हें ब्रिटेन के लोगों ने, वहाँ के लोगों ने सोच विचार करके योजनाबद्ध ढंग से और कानून बनाकर अपनाया है। तो जो ब्रिटेन का संविधान संयोग और विवेक का शिशु है, इसका मतलब यह हुआ कि ब्रिटेन का जो संविधान है दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। एक तो संयोग के तत्व हैं जो संयोगवश विकसित हो गए और कुछ विवेक के तत्व हैं, अर्थात ऐसे तत्व जिन्हें योजनाबद्ध ढंग से सोच विचार करके कानून बनाकर अपनाया गया है। ठीक है। तो लिटन स्ट्रेची के कथन का आशय यह है कि ब्रिटेन के संविधान के विकास में संयोग और विवेक दोनों की लगभग समान भूमिका रही है। तो आप बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि संयोग और विवेक का शिशु कहने का क्या तात्पर्य है। संक्षेप में हम कहें तो ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है और इस विकसित संविधान में दो प्रकार के तत्वों का योगदान है, संयोग के तत्व और विवेक के तत्व। ठीक है। संयोग के तत्व जो परिस्थितियों वश संयोगवश विकसित हो गए और विवेक के तत्व का अर्थ है कि कुछ ऐसी संस्थाएं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन्हें ब्रिटिश लोगों ने योजनाबद्ध ढंग से कानून बनाकर अपनाया है।
इसी प्रकार के विचार प्रोफेसर मुनरो भी रखते हैं। उनका कहना है कि ब्रिटिश संविधान एक ही समय पर पूर्ण रूप से तैयार की गई वस्तु न होकर लंबी विकास प्रक्रिया का परिणाम है। उनका कहना है कि यह संविधान बुद्धिमत्ता और संयोग की संतान है, जिसका मार्गदर्शन कहीं आकस्मिकता और कहीं उच्च कोटि की योजनाओं ने किया है। तो लिटन स्ट्रेची के साथ प्रोफेसर मुनरो, सर विलियम एंसन, इन सभी का कहना है कि ब्रिटेन का संविधान जिस प्रकार विकसित हुआ है उसमें संयोग और विवेक के तत्वों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम इसकी तुलना एक ऐसे भवन से कर सकते हैं जिसके अलग अलग भाग जो है अलग अलग पीढ़ियों के प्रयत्नों का परिणाम है। ठीक है, तो ये संयोग और विवेक का जो शिशु है उसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान में कौन से तत्व हैं जो संयोगवश या संयोग से विकसित हुए हैं, और कौन से ऐसे तत्व हैं या व्यवस्थाएं हैं या संस्थाएं हैं जिनका जन्म विवेक पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से सोच विचार करके किया गया है। हम देखते हैं संयोग का शिशु कहने का क्या आधार है या संयोग के तत्व कौन से हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका यानी 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका, स्पीकर का पद और मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था। ये जो 3 बातें हैं इनका विकास ब्रिटिश संविधान में संयोग के कारण हुआ है, परिस्थितियों के वश हुआ है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनका विकास सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से कानून बनाकर भी किया गया है। जैसे निरंकुश राजतंत्र से जो लोकतंत्र की स्थापना हुई है वह सोच विचार करके योजनाबद्ध तरीके से की गई है। वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान प्रणाली और एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, यह व्यवस्था भी वहां पर सोच विचार करके और कानून निर्मित करके विकसित की गई है। लॉर्ड सभा पर जो लोक सदन की श्रेष्ठता स्थापित की गई है वह भी सोच विचार करके संसदीय अधिनियमों के माध्यम से की गई है। और लॉर्ड सभा की रचना में सुधार हेतु पियरेज एक्ट बनाए गए, तो लॉर्ड सभा की रचना में सुधार भी सोच विचार करके कानून बनाकर किए गए हैं। तो हम आइए एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। हम पहले लेते हैं संयोग का शिशु कहने के क्या आधार हैं, अर्थात इसके अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि ब्रिटिश संविधान में संयोग के कौन कौन से तत्व हैं। जैसा कि अब सब जानते हैं, ब्रिटेन संसदात्मक शासन व्यवस्था का जनक है और इस संसदीय शासन की 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। पहली है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका। फिर दूसरा है मंत्रिमंडल तथा शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की निर्णयकारी भूमिका। अब हम देखेंगे कि इन दोनों संस्थाओं का विकास किस प्रकार से संयोग के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में हुआ है। अब पहले बात करते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका आप लोग जानते हैं, वहां 2 सदन हैं संसद के, लॉर्ड सभा और लोक सदन या कॉमन सभा। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जो है ये किसी योजना के आधार पर नहीं अपनाया गया है, यह संयोगवश अस्तित्व में आई है। अब वो संयोग देखिए, संयोग कौन सा है जिसके कारण ब्रिटेन में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का विकास होता है। 13वीं सदी के अंतिम वर्षों में इंग्लैंड का राजकोष खाली हो गया। अब ये पूरी घटनाक्रम को याद रखना है आपको कि 13वीं सदी के अंतिम वर्षों की बात है। इंग्लैंड का राजकोष खजाना खाली हो जाता है। ऐसी स्थिति में 1295 ईस्वी में ब्रिटेन के जो सम्राट थे एडवर्ड प्रथम ने भारी मात्रा में नए कर लगाने की आवश्यकता अनुभव की। भाई राजकोष तभी भरेगा जब जनता पर नए कर लगाए जाएंगे, तो इसके लिए वह नए कर प्रस्ताव लेकर आया और इन कर प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 3 अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। ठीक है, 3 अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधि कौन कौन से थे? सामंत वर्ग के प्रतिनिधि, धर्माधिकारी वर्ग के प्रतिनिधि और नगरों के प्रतिनिधि। तो यह जब प्रतिनिधियों को बुलाया गया, एक सभा बुलाई गई, इसे ही ब्रिटेन के इतिहास में मॉडल पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। तो संयोगवश मॉडल पार्लियामेंट का यानी संसद का विकास वहां होता है। ठीक है,
कर प्रस्तावों पर विचार करने के लिए जो विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में मॉडल पार्लियामेंट का विकास होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका किस प्रकार आती है। अब चूंकि 3 वर्गों के प्रतिनिधि बुलाए गए थे, संभावना थी कि त्रिसदनात्मक 3 सदनों वाली व्यवस्थापिका का विकास ब्रिटेन में होता, किंतु बैरन यानी सामंत वर्ग के लोग, उच्च धर्माधिकारी यानी क्लर्जी, इन लोगों के हित आपस में एक जैसे थे, तो ये एक हो गए, आपस में मिल गए, तो 2 के स्थान पर 1 वर्ग हो गया। इसी प्रकार शायर के नाइट, शायर वहां पर स्थानीय प्रशासन की एक इकाई थी, तो शायर के अंतर्गत प्रतिनिधि हुआ करते थे या उनके अधिकारी हुआ करते थे नाइट, और नगरों के प्रतिनिधि, ये दोनों क्या थे, दोनों ही निर्वाचित हुआ करते थे, तो इनके हित भी लगभग एक जैसे थे, तो ये दोनों वर्ग आपस में मिल गए और इनके साथ जो छोटे मोटे धर्माधिकारी थे वो भी आ गए। इस प्रकार ब्रिटेन में 2 वर्ग बन गए। ठीक है, 2 वर्ग बन गए, तो इस वजह से वहां पर त्रिसदनात्मक व्यवस्थापिका के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का विकास होता है। और उच्च सदन लॉर्ड सभा बनती है, जो किसका प्रतिनिधित्व करती है, सामंतों और पादरियों का। और निम्न सदन, जिसे कॉमन सभा कहते हैं, वह जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करने लगता है। तो देखिए किस प्रकार संयोगवश वहां पर संसद और संसद के दोनों सदनों का विकास संयोगवश ब्रिटेन के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आई होगी बात ये कि 3 वर्ग बुलाए गए थे, वो आपस में जिनके हित समान थे आपस में मिल गए, तो वो लॉर्ड सभा के सदस्य हो गए, और लॉर्ड सभा का जो लॉर्ड सभा है वो सामंतों और पादरियों का प्रतिनिधित्व करने लग गई, और निम्न सदन यानी कॉमन सभा या लोक सदन जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करने लग गई। इसी प्रकार संयोगवश स्पीकर का पद का भी विकास ब्रिटेन में होता है। 1376 में लोक सदन ने सम्राट और लॉर्ड सभा के सम्मुख अपनी याचिका प्रस्तुत करने के लिए स्पीकर को निर्वाचित किया, और उसी समय से स्पीकर का पद चला आ रहा है। तो लॉर्ड सभा और सम्राट के सामने अपनी बात रखने के लिए 1376 में लोक सदन ने स्पीकर को निर्वाचित किया, और तभी से स्पीकर का पद लगातार वहां पर चला आ रहा है। तो लोक सदन के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है, आप जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब देखिए मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का विकास ब्रिटेन में किस प्रकार होता है। आप लोग जानते हैं, चाहे ब्रिटेन हो या संसदीय व्यवस्था वाला कोई अन्य देश हो, मंत्रिमंडल समस्त प्रशासन का संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। और इसका क्या आशय है मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का, कि जो मंत्रिमंडल होता है वह लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट लोक सदन या लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था है, यह संयोगवश कुछ चरणों से होकर विकसित हुई है, संयोगवश और कुछ चरणों से होकर। तो हम देखेंगे कि इसका विकास किस प्रकार हुआ है, उन चरणों का अध्ययन करेंगे जिसमें मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का विकास ब्रिटेन में होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं 17वीं सदी से पूर्व तक मंत्रिमंडल का विकास किस प्रकार होता है। आप लोगों ने पढ़ा है ब्रिटेन के संविधान का विकास, तो उसके अंतर्गत एंग्लो सैक्सन काल एवं नॉर्मन काल आपने पढ़े हैं। तो इन कालों में सम्राट को परामर्श देने तथा प्रशासन कार्यों में सहयोग देने के लिए कुछ संस्थाएं विकसित हुई थी। आप लोगों ने नाम सुना है विटनेस मोड, जिसे बुद्धिमानों की सभा कहते हैं, इसका विकास एंग्लो सैक्सन काल में होता है। फिर नॉर्मन काल आता है इसके बाद, तो इसमें 2 संस्थाओं का विकास होता है, मैग्नम कॉन्सिलियम या महान परिषद, और दूसरी है क्यूरिया रेजिस या राज्य परिषद। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि विटनेस मोड को समाप्त करके नॉर्मन काल में मैग्नम कॉन्सिलियम की स्थापना हुई थी। विटनेस मोड के स्थान पर मैग्नम कॉन्सिलियम की स्थापना होती है। यह एक अपेक्षाकृत बड़ी संस्था थी और कालांतर में इसी से संसद का विकास ब्रिटेन में होता है। क्यूरिया रेजिस एक लघु संस्था थी। क्यूरिया रेजिस जो थी एक छोटी संस्था थी जो नीति निर्धारण और सभी प्रशासनिक मामलों पर सम्राट को परामर्श एवं सहायता देती थी। इसका कार्य क्या था? क्यूरिया रेजिस का नीति निर्धारण
और प्रशासनिक मामलों पर सम्राट को परामर्श और सहायता देना। ठीक है। सम्राट एडवर्ड षष्ठ के काल में क्यूरिया रेजिस जो है उसका नाम क्या हो गया? प्रीवी काउंसिल। और इसी प्रीवी काउंसिल से आगे चलकर कैबिनेट का जन्म हुआ। तो 17वीं सदी से पूर्व मंत्रिमंडल का विकास इस रूप में वहां होता है। एक डायग्राम के द्वारा हमने इसको समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार एंग्लो सैक्सन काल में जो विटनेस मोड संस्था थी, जिसे बुद्धिमानों की सभा कहते हैं, वह नॉर्मन काल में मैग्नम कॉन्सिलियम बन गई, अर्थात उसके स्थान पर मैग्नियम कॉन्सिलियम का विकास हुआ, जिसे महान परिषद कहते हैं। साथ में एक छोटी संस्था क्यूरिया रेजिस भी बनाई गई, जिसे राज्य परिषद कहते हैं। तो मैग्नम कॉन्सिलियम से संसद का, और क्यूरिया रेजिस से प्रीवी काउंसिल, और प्रीवी काउंसिल से कैबिनेट का विकास ब्रिटेन में होता है। अब देखते हैं 17वीं सदी में मंत्रिमंडल का विकास कैसे होता है। 17वीं सदी में प्रीवी काउंसिल जो थी 50 सदस्यों की एक बड़ी संस्था बन गई थी। प्रीवी काउंसिल में कितने सदस्य थे उस समय? 50। तो जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम जो थे सम्राट वहां के, उन्होंने प्रीवी काउंसिल की एक छोटी समिति से परामर्श करना शुरू कर दिया। क्योंकि वह बड़ी थी, 50 सदस्यों से परामर्श करने के स्थान पर एक छोटी समिति जिसमें कुछ खास लोग शामिल थे, उससे प्रशासन के कार्यों में सहायता और परामर्श लेना शुरू कर दिया। चार्ल्स द्वितीय के काल में प्रमुख परामर्शदाता जो थे, इनकी स्थिति 5 व्यक्तियों को प्राप्त थी। 5 व्यक्ति थे जिन्हें मुख्य परामर्शदाता की स्थिति प्राप्त थी। क्लिफर्ड, आर्लिंगटन, बकिंघम, एशले और लाडरडैम। आप नाम याद रखिएगा, एक बार हम पुनः रिपीट करते हैं। क्लिफर्ड, आर्लिंगटन, बकिंघम, एशले और लाडरडैम। इन व्यक्तियों में से प्रत्येक के नाम के प्रथम अक्षर को लेकर इस समिति को कबाल नाम दिया गया। कबाल आप लोगों ने पढ़ा है, पहले भी आया है, CABAL। जो CABAL हैं, यह उन 5 प्रमुख व्यक्तियों के नाम के प्रथम अक्षर हैं जिनसे चार्ल्स द्वितीय परामर्श लिया करता था। और इसी कबाल को बेकन ने कैबिनेट नाम दिया। कबाल के स्थान पर कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया बेकन ने। आप याद रखिएगा इस चीज को। हम आगे बढ़ते हैं। एक दलीय मंत्रिमंडल का विकास 1695 में विलियम तृतीय के काल में हुआ। अब कबाल बनी, कबाल से कैबिनेट बनी, अब आता है एक दलीय मंत्रिमंडल। इस समय क्या था? विहिक दल को लोक सदन में बहुमत प्राप्त था। 1695 की बात है। विलियम तृतीय उस समय वहां के सम्राट थे। तो विहिक दल को लोक सदन जो था बहुमत प्राप्त था। तो विलियम तृतीय ने क्या किया? केवल विहिक दल के मंत्रिमंडल का निर्माण किया, अर्थात जो मंत्रिमंडल बनाया उसके सारे जो मंत्री थे, सारे जो सदस्य थे, वो विहिक दल से उसने चुने। तो अब इस प्रथा का वह विकास हुआ कि मंत्रिमंडल का निर्माण उस दल में से होना चाहिए जिसे कॉमन सभा या लोक सदन में बहुमत प्राप्त हो। तो कबाल से कैबिनेट और एक दलीय मंत्रिमंडल का विकास 17वीं सदी में मंत्रिमंडल के विकास के अंतर्गत शामिल है। कि मंत्रिमंडल का जो विकास हुआ 17वीं सदी में, उसमें एक तो कबाल से कैबिनेट और पुनः एक दलीय मंत्रिमंडल की स्थापना होती है। हम आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी में मंत्रिमंडल का विकास किस प्रकार होता है? अब देखते हैं 18वीं सदी। सही अर्थों में मंत्रिमंडल का विकास 18वीं सदी में हुआ। सही अर्थों में मंत्रिमंडल का विकास 18वीं सदी में हुआ, और यह विकास योजनाबद्ध ढंग से किए गए कार्य का नहीं, वरन सुखद संयोग और एक विशेष स्थिति में कैबिनेट के अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा अपनाए गए आचरण का परिणाम था। समझ में आया आपको कि यह सुखद संयोग और एक विशेष स्थिति में कैबिनेट के अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा अपनाए गए आचरण का परिणाम था। क्या होता है घटनाक्रम आप देखिए। सन 1714 में हैनोवर वंश का सम्राट जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय, ये अंग्रेजी भाषा, ब्रिटिश राजनीति और ब्रिटेन के राजनीतिक रीति रिवाजों से अनभिज्ञ थे। जो 1714 में जो सम्राट थे वहां पर हैनोवर वंश के जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय, ये लोग क्या थे? न तो अंग्रेजी भाषा जानते थे
और इनको ब्रिटिश राजनीति और ब्रिटिश रीति रिवाजों की कोई जानकारी नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, मंत्रिमंडल की बैठकों में अनुपस्थित रहना शुरू कर दिया, यानी मंत्रिमंडल की बैठकों में उपस्थित होना छोड़ दिया। इस संयोग से इस परंपरा का विकास हुआ कि सम्राट कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। जो परंपरा ब्रिटेन में है, जो नियम ब्रिटेन में है कि सम्राट जो होता है कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा, तो वो इस संयोग से वहां पर विकसित हुई। किस प्रकार जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय कैबिनेट की बैठकों में उपस्थित होना छोड़ देते हैं और यह परंपरा वहां पर विकसित हो जाती है। फिर क्या होता है कि कैबिनेट के ही एक सदस्य ने कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना प्रारंभ कर दिया। जब सम्राट ने कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना छोड़ दिया, तो कैबिनेट के एक सदस्य द्वारा कैबिनेट के बैठकों की अध्यक्षता की जाने लगी और वही व्यक्ति प्रधानमंत्री कहलाया। जिस व्यक्ति ने कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना प्रारंभ किया तो प्रधानमंत्री कहलाया और इस प्रकार प्रधानमंत्री के पद का ब्रिटेन में विकास हुआ। और आप जानते ही हैं, सर रॉबर्ट वॉलपोल जो थे ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री थे, सर रॉबर्ट वॉलपोल। तो ये सारी बातें आप लोग देखो कि किस प्रकार संयोगवश, परिस्थितियोंवश विकसित होती चली गई ब्रिटेन के अंतर्गत। अब बात करते हैं 1742 में क्या होता है। संसद ने मंत्रिमंडल की नीतियों का समर्थन नहीं किया। मंत्रिमंडल कुछ नीतियां संसद के सामने लेकर आए स्वीकृति के लिए, संसद ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, उन्हें अपनी स्वीकृति नहीं दी। तो वॉलपोल ने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। तो इससे इस प्रथा, इस परंपरा की शुरुआत हुई कि संसद में अगर मंत्रिमंडल पराजित हो जाता है किसी विषय पर, किसी महत्वपूर्ण विषय पर, तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए और यह परंपरा आज तक ब्रिटेन में मौजूद है। तो वॉलपोल का जो आचरण था, उसने संसदीय व्यवस्था के सार तत्व को जन्म दिया। सार तत्व का मतलब यह हो गया कि अगर मंत्रिमंडल किसी प्रस्ताव पर संसद में हार जाता है, पराजित हो जाता है, तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो वॉलपोल के आचरण ने संसदीय व्यवस्था के सार तत्व को जन्म दिया। अब देखते हैं 19वीं सदी में मंत्रिमंडल का विकास किस प्रकार होता है। 19वीं सदी में मताधिकार का विस्तार हुआ और मताधिकार के विस्तार से मंत्रिमंडल को जनाधार मिला। 19वीं सदी में महत्वपूर्ण जो विकास है वह क्या है, मताधिकार का विकास। और राजनीतिक दलों के विकास ने, राजनीतिक दलों का विकास भी 19वीं सदी में होता है, दलीय अनुशासन और नियंत्रण को जन्म दिया। ठीक है, इसने मंत्रिमंडल को शक्तिशाली बना दिया। तो एक मताधिकार का विस्तार हुआ, राजनीतिक दलों का विकास हुआ। ठीक है, सदन में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद, सदन में बहुमत दल का जो नेता था उसको प्रधानमंत्री पद। मंत्रिमंडल की राजनीतिक सहजातीयता, यानी मंत्रिमंडल जो बनाया जाए वो एक ही राजनीतिक दल से बनाया जाए, राजनीतिक सहजातीयता। और मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व जैसे सिद्धांतों का विकास 19वीं सदी में होता है। मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से मतलब होता है कि अगर मंत्रिमंडल के किसी भी एक सदस्य, यानी किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध अगर लोक सदन में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। इसे ही मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं। तो महत्वपूर्ण विकास, मताधिकार का विस्तार होना, राजनीतिक दलों का विकास और उसके परिणाम स्वरूप दलीय अनुशासन और नियंत्रण का जन्म होना, सदन में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद देना, मंत्रिमंडल की राजनीतिक सहजातीयता अर्थात मंत्रिमंडल का निर्माण एक ही दल में से, उस दल में से जिसे लोक सदन में बहुमत प्राप्त है होना, और मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस काल में होता है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री को श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त हो जाती है और 20वीं सदी तथा द्वितीय महायुद्ध के काल से मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण बहुत अधिक हो जाता है और प्रधानमंत्री शासन की बात कही जाने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से 19वीं सदी में मंत्रिमंडल का विकास वहां होता है और एक संस्था के रूप में मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का यह संपूर्ण विकास जो है यह किसी योजनाबद्ध ढंग से बनाए गए कानूनों का परिणाम नहीं है, वरन संयोग के तत्व और राजनीतिक परंपराओं का ही परिणाम है। आशा है आपको समझ में आया होगा कि ब्रिटेन के संविधान में संयोग के तत्व कौन कौन से हैं और उनका विकास किस प्रकार वहां होता है। अब बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान में जो विवेक के तत्व हैं और जिनके आधार पर उसे विवेक का शिशु कहा जाता है।
यदि ब्रिटिश संविधान की कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं संयोग के तत्व का परिणाम है, जैसा कि हमने अभी देखा, तो दूसरी ओर कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो बुद्धिमत्ता पूर्वक किए गए प्रयत्नों का परिणाम है, अर्थात जिन्हें सोच विचार करके बुद्धिमत्ता पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से और कानून बनाकर बनाया गया है। अब देखते हैं वे कौन कौन सी संस्थाएं और व्यवस्थाएं हैं। जैसा कि हमने देखा था, इसमें प्रथम संस्था या व्यवस्था जो है वह है निरंकुश राजतंत्र से सिद्धांत में संवैधानिक राजतंत्र और व्यवहार में लोकतंत्र की स्थापना। यह जो तत्व है यह सोच विचार करके योजनाबद्ध तरीके से वहां पर विकसित किया गया। ब्रिटेन का जो संवैधानिक विकास का अगर हम सार तत्व कहें तो वह क्या है? निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना। और यह कार्य जो है कुछ अंशों में संयोग के तत्व और अधिकांश अंशों में विवेक पूर्वक किए गए कार्यों का परिणाम है। संयोग के तत्व और विवेकपूर्ण, तो अधिकांश इसमें जो योगदान है वह विवेक पूर्वक किए गए कार्यों का परिणाम है। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रलेख थे ऐतिहासिक, उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे थे 1215 का मैग्ना कार्टा, आप लोगों ने पढ़ा है, 1628 का अधिकार याचिका पत्र अर्थात पिटिशन ऑफ राइट्स, और 1689 का अधिकार पत्र अर्थात बिल ऑफ राइट्स। तो इन ऐतिहासिक प्रलेखों ने ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना में, निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये ऐतिहासिक प्रलेख जो हैं विवेक पूर्वक किए गए कार्यों का परिणाम है। आगे बात करते हैं वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान प्रणाली और एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। वयस्क मताधिकार संसद द्वारा निर्मित कानूनों का परिणाम है और ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार को क्रमिक रूप से अपनाया गया है। जो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है वहां पर क्रमिक रूप से अपनाई गई संसद द्वारा निर्मित कानूनों के माध्यम से 1832, 1867, 1884 और 1918 के सुधार अधिनियमों द्वारा मताधिकार को व्यापक और विस्तृत किया गया और 1929 के सुधार अधिनियम के आधार पर वहां पर वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। इसके बाद 1669 के अधिनियम ने क्या किया? मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो वयस्क मताधिकार की जो व्यवस्था है पूरी तरह कानून के आधार पर, कानून के माध्यम से वहां पर अपनाई गई है। इसी प्रकार गुप्त मतदान की प्रणाली को 1872 में शुरू किया गया और 1948 में बहुल निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान पर एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार योजनाबद्ध ढंग से लोक सदन का लोकतंत्रीकरण वहां पर किया गया। तो वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान प्रणाली और एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र वहां पर कानून के माध्यम से अपनाए गए। फिर है लॉर्ड सभा पर लोक सदन की श्रेष्ठता। जो लॉर्ड सभा है उस पर लोक सदन की जो श्रेष्ठता स्थापित की गई थी वह भी संसदीय कानूनों के माध्यम से की गई थी। 19वीं सदी के मध्य तक क्या स्थिति थी? लॉर्ड सभा को लोक सदन पर श्रेष्ठता प्राप्त थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों लगभग समान स्तर पर आ गए और 20वीं सदी के प्रारंभ तक कानून निर्माण और वित्तीय मामलों में अंतिम शक्ति लोक सदन को वहां प्राप्त हो जाती है। लेकिन लॉर्ड सभा ने इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया कि लोक सदन को कानूनी मामले और वित्तीय मामलों में श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त हो जाए। तो 1911 और 1949 के अधिनियमों के आधार पर संसद ने लॉर्ड सभा की शक्तियों को सीमित कर दिया। 1911 और 1949 के जो अधिनियम बनाए गए थे उनके माध्यम से लॉर्ड सभा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। इस प्रकार संसदीय अधिनियमों के आधार पर कानून निर्माण तथा वित्तीय मामलों में अंतिम शक्ति किसको प्राप्त हो गई? लोक सदन को। और संसद की प्रभुता का आशय क्या हो गया? लोक सदन की प्रभुसत्ता। समझ में आई आपको बात? और अंतिम है लॉर्ड सभा की रचना में सुधार। जो लॉर्ड सभा की रचना थी उसमें सुधार करने के लिए कौन से अधिनियम बनाए गए थे? पियरेज अधिनियम या पियरेज एक्ट। इन्होंने क्या किया? दो अधिनियम है, 1958 का अधिनियम और 1963 का पियरेज अधिनियम। 1958 के पियरेज अधिनियम ने क्या किया? जो आजीवन पियर थे, जो लाइफ टाइम मेंबर थे लॉर्ड सभा के, और महिला पियर, इनकी व्यवस्था की गई। याद रखना आप, आजीवन पियर और महिला पियरों की व्यवस्था 1958 के पियरेज अधिनियम द्वारा ब्रिटेन में की गई थी। इसी प्रकार 1963 का जो पियरेज अधिनियम था
इसके आधार पर क्या व्यवस्था की गई कि कोई व्यक्ति वंशानुगत या वंश परंपरा के आधार पर पीयर अर्थात लॉर्ड सभा का सदस्य है, वह चाहे तो पीयर पद का त्याग कर सकता है। तो 1958 और 1963 के अधिनियम के द्वारा इस प्रकार लॉर्ड सभा की रचना में कुछ सुधार किए गए। तो ये जो तत्व हैं ये विवेक पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से कानून बनाकर संविधान में, ब्रिटेन के संविधान में लाए गए। तो हमने देखा कि कुछ तत्व तो संयोग का परिणाम है और कुछ तत्व विवेक पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से किए गए प्रयत्नों का परिणाम है। इन सभी कारणों से ब्रिटेन के संविधान को संयोग और विवेक का शिशु कहा जाता है। तो अगर ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो हमें केवल यह बताना है कि ब्रिटेन का संविधान जो है किस प्रकार संयोग के तत्वों से निर्मित हुआ है, विकसित हुआ है, और किस प्रकार वहां पर विवेक पूर्वक कुछ तत्वों का समावेश किया गया है। आशा है आपको यह विषय समझ में आया होगा। अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।